All right, that is production of goods and services. Screen I guess आपको शेयर हो रही है, right? यस सर। सर अभी हमने 17th चैप्टर नहीं किया। 17 हमने नहीं किया। ओके, यस यस, सॉरी, बिल्कुल नहीं किया, तो ये तो करना है। सही, मैंने आपको प्रमोशन के क्वेश्चन भेज दिए हुए। मेरा ख्याल है नहीं भेजे। नहीं सर, नहीं भेजे। ठीक है, 15-16 दोनों के भेजने हैं। अच्छा, चैप्टर 17 मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चलेंगे, लास्ट चैप्टर है इस यूनिट का। अच्छा, इससे पहले कि मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताऊं, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ स्ट्रेटेजी। आपने याद रखना है, स्ट्रेटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द सेट ऑब्जेक्टिव्स। तो स्ट्रेटजी किसी भी किस्म की हो सकती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, ऑपरेशनल स्ट्रेटजी, ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी का मतलब है कि आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, हाउ यू आर गोइंग टू अचीव देम। जैसे आपने ए स्टार लेना है, तो आपने कहा मैं 2 घंटे बिजनेस को दूंगी और इतने पास पेपर करूंगी। नाउ दिस इज योर एक्शन प्लान और प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द गोल। तो इसी तरह मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव मैंने ऊपर काफी देखे हैं हमने। तो उसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई जाती है और वो एक प्लान होता है, जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन एक्शन प्लान। और क्या क्या हम राइट कॉम्बिनेशन यूज करें मार्केटिंग मिक्स का टू अचीव ऑब्जेक्टिव। और राइट कॉम्बिनेशन मार्केटिंग मिक्स का क्या होता है, हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन यानी कि प्राइस जो सेट करनी है वो, जो प्लेस है वो, जो प्रमोशन है वो, और जो प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे इन लाइन होने चाहिए। मतलब कि वो सारे दे मस्ट सपोर्ट वन अनदर। वो एक ही किस्म का इमेज जो है ना, वो क्रिएट कर रहे हो, एक ही किस्म का मैसेज दे रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने कोई बहुत ही एक्सपेंसिव किस्म के आप रेडीमेड गारमेंट्स बनाते हैं, तो आप उसकी प्राइस लो करके और उसको इन एवरी ऑर्डिनरी शॉप में प्लेस कर देते हैं, और प्रमोशन आप पैम्फलेट्स के थ्रू करते हैं, तो इज इट गोइंग टू वर्क? आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, क्या लगता है सेल्स होंगी? नो सर। नहीं होंगी। उसकी वजह कि आपका जो कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग मिक्स का, दैट इज नॉट राइट एंड इट इज कंफ्यूजिंग पीपल। अ मिक्स्ड काइंड ऑफ एन इमेज वुड बी स्प्रेड आउट कि यार प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कीमत इतनी कम क्यों है, और ये हर शॉप में क्यों पड़ा हुआ है, और प्रमोशन पैम्फलेट से हो रही है। तो इसका मतलब है कि आपको जो इमेज आपने क्रिएट किया है, आपका जो मार्केटिंग मिक्स है, उसका राइट कॉम्बिनेशन विच सपोर्ट दैट इमेज, और वो एक दूसरे को भी सपोर्ट करते हैं, वो होना चाहिए। तो अब उसमें हमारे पास इट ऑल्सो इन्वॉल्व हाउ द मार्केटिंग मिक्स इज यूज्ड टू सूट द इमेज एंड टारगेट मार्केट ऑफ द प्रोडक्ट। कोई डिपेंड करता है। आपको बता दिया। All piece of marketing must be in line with the image of the product to attract the target market to buy the product. ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। और an effective combination of marketing mix really helps in achieving marketing objectives, जैसे कि हाई सेल्स हो गया, प्रॉफिट हो गया, वगैरह वगैरह। और मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव का जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो इसीलिए होता है कि जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली अचीव कर पाते हैं। और इसकी एक एग्जांपल मैंने दे दी है कि अगर आपने एक नई कार डिजाइन की है, तो उसकी प्राइस बहुत हाई होनी चाहिए और क्वालिटी, हाई क्वालिटी एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाना है अपने शायद इंटरनेट पे या टीवी पे। और मोस्ट प्रॉब्ली उसमें कोई सेलिब्रिटी आप यूज कर सकते हैं जो ये मैसेज दे कि इट्स अ गुड प्रोडक्ट और व्हाट काइंड ऑफ पीपल वुड लाइक टू बाय। तो एंड वो अवेलेबल होना चाहिए सिलेक्टिव शॉप्स में, जैसे कि सिलेक्टिव शोरूम्स में आप कह सकते हैं। यहाँ पर है, वो बेकार है, तो शोरूम का वर्ड देख सकते हैं दोनों। और इस तरह एक और ये मैंने ऊपर ना, इट इज एन एक्शन प्लान, तो ये ज्यादा बेहतर है वर्ड मेरे सामने, इट इज एन एक्शन। तो ये मैंने एक एग्जांपल भी दिया कि इस तरह से आप जो है वो कोऑर्डिनेटेड या राइट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग मिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कोऑर्डिनेटेड मार्केटिंग मिक्स भी बोलते हैं। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट है, मतलब मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो फिर उसके बाद लीगल कंट्रोल्स भी इसमें आ रहे हैं कि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो यू हैव टू फॉलो द लॉज जो गवर्नमेंट ने सेट किए होते हैं। नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स आपकी एक्टिविटी जो मार्केटिंग की होगी दैट वुड बी कंसिडर्ड एज इलीगल। और वो इसीलिए लॉज बनाए जाते हैं ताकि आप कंज्यूमर्स को उल्लू ना बना सके, एक्सप्लॉइट ना कर सके और उनको वो चीज ना बेच दें विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय देम। लेकिन वो बेफूल हो जाते हैं क्योंकि वो मार्केटिंग की टैक्टिक्स ऐसी होती हैं अट्रैक्टिव कि आप देखकर उसको बाय कर लेते हैं और लेटर ऑन यू रिपेंट कि यार ये क्या ले लिया, ये तो अच्छा नहीं है, ऐड तो बहुत अच्छा लग रहा था ये ऐड में तो ये दिखा रहे थे। तो वो चीजें उसके लिए फिर आपको अम, जो है वो लीगल कंट्रोल गवर्नमेंट सेट करती है। हाँ थोड़े बहुत आप शायद एग्जेजरेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। एक बंदा है आप दिखा रहे हैं गंजा है बिल्कुल बंदा, बाल्ड, और वो जी एक शैम्पू है ये मिलेगा तो वो बाल आ जाएंगे सारे, वो देखे लंबे लंबे। तो ये अब ऑफ कोर्स जो है ये बहुत ज्यादा एक मिसलीडिंग किस्म की एडवर्टीजमेंट है जो कि अलाउड नहीं होगी, क्योंकि बाद में जब ऐसा नहीं होगा तो दैट पर्सन कैन क्लेम। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट लॉज कि जी मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे ये बताया गया था थ्रू एडवर्टीजमेंट थ्रू मार्केटिंग और ऐसा नहीं हुआ, मैं तो गंजे का गंजा ही हूँ। तो ये इस तरह इसीलिए ताकि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, तो उसके लिए नीचे हमारे पास कंज्यूमर प्रोटेक्शन आ गई। इसीलिए अब कंज्यूमर किस किस तरीके से किस रिगार्ड में प्रोटेक्शन उसको मिलती है, वो पहले तो ये कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, क्योंकि कंज्यूमर को मिसलीड करना बहुत आसान है। आसानी से आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म का एडवर्टाइजमेंट बनाकर कस्टमर को परसुएट कर सकते हैं कि वो बाय करे ऐसी चीज जो कि शायद कस्टमर नहीं चाह रहा बाय करना, लेकिन ऐड देके उसका बाय करने का दिल किया, लेकिन जो ऐड में चीज थी उस तरह की चीज जो है वो एक्चुअली जब वो लेता है या बाय करता है तो नहीं मिलती उसे। कंज्यूमर्स डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज टू जज द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी एक प्रॉब्लम। हम क्या पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्यों है। एक तो आसानी से बन जाते हैं बेवकूफ, दूसरा कि कंज्यूमर जज नहीं कर पाते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक कंपनी क्लेम कर रही है कि वी प्रोड्यूस 100% क्लोथ मेड अप ऑफ 100% कॉटन या 100% वूल, तो क्या आप टच करके बता सकते हो कि ये कॉटन है कि वूल है? बिल्कुल बता सकते हैं, लेकिन क्या आप ये बता सकते हो कि 100% है या 90% है या 80% वूल है या कॉटन है? बताओ। नो सर। नो। यहाँ प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास बस एक्सपर्टीज नहीं है, तो हम कैसे जज करें? तो उसको भी प्रोटेक्शन मिलेगा कि अगर ये ना निकला बाद में किसी को दिखाने पर इवन आफ्टर सेल्स, तो कंपनी को फिर डैमेजेस देने पड़ेंगे, ये हो सकता है। अच्छा, फिर अगला देखेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है कि टेक्निकल प्रोडक्ट्स आर नॉट इजी टू जज ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ये भी है। आप कोई गाड़ी ले रहे हैं और गाड़ी का कह रहे हैं जी ये गाड़ी 2000 सीसी है या 2500 सीसी है, समझती हो ना ये बात नो सर। कि गाड़ी ये 1000 सीसी गाड़ी है या 1500 सीसी गाड़ी है या 2000 सीसी गाड़ी है, नहीं पता? नो सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसका मतलब ये गाड़ी की इंजन की कैपेसिटी को बताता है। जितने ज्यादा नंबर नजर आएगा ये उतनी गाड़ी का इंजन ज्यादा बड़ा है और फोर्स वो फिर ज्यादा पावर भी होगी उस इंजन के अंदर। तो वो आपको अगर कहते हैं तो क्या आप बोनट खोल के गाड़ी का इंजन को देख के बता सकते हैं कि ये 2000 है या 1800 है या 1600 है? ऑफ कोर्स नहीं ना, क्योंकि आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है वो टेक्निकल। आप गाड़ी स्टार्ट करके भगा के भी नहीं बता सकते हाँ यार गाड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन एग्जैक्टली आप फिर भी नहीं बता सकते क्योंकि वो बहुत ही टेक्निकलिटी है जिसके लिए आपको एक एक्सपर्ट बनना चाहिए जो कि बता सके कि ऐसा है कि नहीं है। तो उसमें भी कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि जब उन्हें कहा गया कि ये 2000 सीसी है तो वो 2000 निकलना चाहिए। अगर बाद में किसी भी वजह से वो 2000 नहीं निकलता तो कंज्यूमर कैन क्लेम फॉर इट, और वो दे कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट। अगर वो नहीं सुनती उनके खिलाफ केस भी हो सकता है। अच्छा, फिर मोनोपोलिस्ट कैन मिस यूज द पावर टू एक्सप्लॉइट कंज्यूमर्स, ये भी है कि अगर कोई मोनोपोलिस्ट है, और मोनोपोलिस्ट कौन होता है भला पता है आपको? यस सर। कौन?
सर एक मार्केट में सिर्फ वो वाला प्रोडक्ट सप्लाई करता है और कोई कंपटीशन ना हो। बिल्कुल सही। तो उनके पास वो पावर है मिस यूज करने की, प्राइस को बहुत ज्यादा कर दिया, क्वालिटी को बहुत लो कर दिया, तो गवर्नमेंट वहां पर आ जाती है बीच में कि आप प्राइस इतनी रख रहे हैं, ये काफी है, इससे ज्यादा प्राइस आप अनरीजनेबल है, ये नहीं चार्ज कर सकते। जैसे कि स्कूल्स होते हैं, तो देखा जाए तो कुछ स्कूल्स की मोनोपोली है, मतलब गिने चुने, इसको भी मोनोपोली आप बोल सकते हैं वैसे। जो बड़े बड़े स्कूल हैं, एलजीएस है या सिटी स्कूल है या बीकन हाउस है, या एक दो चार और नाम आपके ध्यान में आते हैं, तो ये फीस बढ़ाते हैं, तो गवर्नमेंट बीच में आ सकती है, आती भी है कि आप फीस बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कोई रीजन हो, आप गैर जरूरी तौर पे जरूरत से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में ही क्यों ना हो। तो गवर्नमेंट वहां पर अपना रोल प्ले करती है। इसी तरह अगर आपने क्वालिटी बहुत ज्यादा कम कर दी है, तो वहां पर भी गवर्नमेंट लॉज पास कर सकती है कि ये अब क्वालिटी जो है ना, ये इट इज गुड फॉर नथिंग, तो आप ये ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए गवर्नमेंट फिर आ जाती है बीच में। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया आगे, ये तो हम समझ आ गए कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है। आगे हमारे पास आ गया एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड। अब आपने न्यू मार्केट में जाना है, और वो भी कहा अब्रॉड, मतलब दूसरे कंट्रीज में जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप क्यों जाना चाहेंगे, वहां सेल करना चाहेंगे, वहां पर अपना प्लांट लगाना चाहेंगे, फैक्ट्री लगाना चाहेंगे, क्या वजह है? पहला रीजन, मार्केट ग्रोइंग अब्रॉड। इसको एक्सप्लेन कर सकती हो? नहीं, सर रिस्क कैन बी स्प्रेड। रिस्क कैन बी स्प्रेड। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन आपके अपने कंट्री में सेल्स स्टैग्नेंट हो गई है, मजीद नहीं बढ़ रही, उसकी वजह या तो कस्टमर्स आर ऑलरेडी बाइंग फ्रॉम यू, या जो कॉम्पिटिटर से ले रहे हैं वो उसी से ले रहे हैं, अब देयर आर नो न्यू कस्टमर्स। तो आपको अब सेल तो बढ़ानी है एज अ बिजनेस, आप हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठ सकते, तो फिर आपको लगता है कि बाहर सेल्स की अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है, वहां पे मार्केट ग्रो कर रही है या कस्टमर ज्यादा हो रहे हैं, तो आप वहां चले जाएंगे सेल बढ़ाने के लिए। जिस तरह पाकिस्तान में कार मार्केट बहुत तेजी से ग्रो की, और कार मार्केट ग्रो की तो इतनी गाड़ी आई ना, पहले कहाँ थी? क्या ख्याल है? यस सर। तो इसी वजह से दूसरी कंपनी ने कहा चलो यहाँ पे सेल करते हैं, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तो हर कंपनी आ गई, और कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान की मार्केट में, उन्हें नजर आ गया कि मार्केट ग्रो कर रही है। एक तो ये रीजन है आपको अब्रॉड एंटर होने की मार्केट में। अच्छा, होम मार्केट्स आर सैचुरेटेड, ये मैंने बता दिया कि सैचुरेटेड मतलब समझ आती है? यस सर, देयर इज नो मोर डिमांड। देयर इज नो मोर डिमांड, बिल्कुल सही, या वो उतनी एनफ डिमांड है और फिक्स नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं, और उससे ज्यादा नहीं बढ़ रहे। वही बात जो मैंने बताई है, तो आपको तो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है, और प्रॉफिट बढ़ाना है तो फिर आपको दूसरी मार्केट में जाना पड़ेगा जहां पर आपको लगता है कि सेल्स बढ़ सकती है। अच्छा, फिर हमारे पास है जी चीपर टू लोकेट बिजनेस इन अदर कंट्रीज। दूसरी कंट्रीज में बिजनेस चलाना या लोकेट करना आसान है, क्या वजह हो सकती है? पता है क्यों नो चीपर? सर। चीपर इसलिए है कि वहां पर या तो रॉ मटेरियल सस्ता है, या वहां पर लेबर सस्ती है, या वहां पर गवर्नमेंट के टैक्सेस कम है, फॉर एनी रीजन आपको लगता है कि वहीं पर सेटअप करे, या वहां तो कि वहां सस्ता पड़ेगा बनाना, तो फिर आप वहां जा सकते हैं। इसी तरह जिस तरह बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो होती हैं, वो पाकिस्तान जैसे दूसरे कंट्रीज में आना पसंद करती हैं, और उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में लेबर जो है वो सस्ती है, तो इसलिए उनको लगता है कि यहाँ पर जो है वो हम प्रॉफिटेबली चीजें बेच सकते हैं क्योंकि सस्ती बनेगी। अच्छा, इसी तरह से बेटर चांस ऑफ गेटिंग फेमिलियर विद द एनवायरमेंट ऑफ अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सेल वेल। अच्छा, ये भी कि आपको लगता है कि अगर आप अपने कंट्री में बना रहे हैं और दूसरे मुल्क में बेचने का प्लान है, ऐसा भी होता है ना, बनाते अपने मुल्क में और बेच दूसरे मुल्क में नहीं। आपने एमजी गाड़ी का नाम तो सुना होगा, यस सर। हाँ, और देखी भी होगी। यस सर, मेरे फादर के पास वही है।
अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। तो उसमें इसका मतलब है आपके फादर के पास है तो आपकी हुई ना, आप उसमें बैठती होगी। यस सर। अच्छा, तो अब ये वो इट्स अ वेरी गुड कार और इसलिए इतने लोग उस गाड़ी को ले भी रहे हैं, तो इट वाज अ ग्रेट सक्सेस। और सक्सेस वाली बात भी थी, स्पेशली गाड़ी का बाहर का हिस्सा अच्छा है, लेकिन अंदर का हिस्सा ज्यादा अच्छा है, उसका इंटीरियर वगैरह जो है, तो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह। लेकिन वो गाड़ियां अब नहीं आ रही। आपको पता है एमजी अब नहीं आ रही, क्योंकि वो इम्पोर्टेड थी, उसमें बैन लग गया, इम्पोर्टेड गाड़ियां नहीं आएंगी यहाँ बनाए। अब मुझे ये बताओ क्यों। एक तो ये हुआ कि जब एमजी लोगों ने लेना शुरू की इम्पोर्टेड, तो वो टैक्सेस वगैरह लग के ना वो गाड़ी बहुत महंगी हो गई। आपके फादर ने कितनी की दी थी? सर पता नहीं। पता नहीं, तो मैं आपको बताता हूँ, फाइनल जो प्राइस उसकी चली गई थी ना, वो तकरीबन 89 लाख की चली गई थी। क्यों? क्योंकि बनती बाहर थी सारी और वहां से ट्रेवल होके आनी थी। उसमें टैक्सेस पे करनी है, ड्यूटी पे करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, लॉजिस्टिक चार्जेस है, वगैरह वगैरह बेताशा। यानी कि उतनी महंगी बनती नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर उतनी की पड़ जाती थी। तो अब क्या कर रहे हैं एमजी वाले, एमजी जो है वो गाड़ियों को अब यहाँ बनाने लगे पाकिस्तान में। वो अब सस्ती बनेगी और उसकी प्राइस रिलेटिवली कम होगी, तो लोग ज्यादा पसंद करेंगे अगर वो गाड़ी वैसी ही हुई जैसी कि इम्पोर्टेड आती थी, तो वो लेंगे। तो यहाँ पॉइंट वो कवर कर रहा हूँ कि लोगों को लग रहा है एक ये कि हम अगर उस मार्केट में चले जाएंगे तो वहां की लोगों की इंडिविजुअल नीड्स को बेहतर समझेंगे। जब एमजी गाड़ी यहाँ बनेगी तो उनको पता होगा कि लोगों को क्या फीचर्स गाड़ी के चाहिए हैं, या कौन से फीचर्स लोग यूज नहीं करते, तो वो ना भी डालें तो कोई मसला नहीं। तो आप वहां की लोकल मार्केट को देखते हुए चीज बनाएंगे, तो इट विल बी लाइक्ड मोर बाय द पीपल, ना कि दूसरी बनी बनाई गाड़ी दूसरे मुल्क से आ रही है और वो आप चला रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ गाड़ियां जो इम्पोर्टेड आती है ना, ऑफ कोर्स एमजी आपको पता है पुश स्टार्ट है ना। यस सर। तो ना पुश स्टार्ट कई इंपोर्टेड गाड़ियों में लेफ्ट साइड पे होता है। वो जरा ऑड है, क्योंकि हमें आदत है, हमारे यहाँ राइट हैंड ड्राइव होती है, बाहर लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है। तो वो लेफ्ट पे हमें कुछ समझ नहीं आती है लेफ्ट पे क्यों लगा हुआ है, हम राइट पे पसंद करते हैं। उसमें राइट पे है कि लेफ्ट पे है? मतलब जो ड्राइविंग सीट है उसके राइट पे आ रहा है कि लेफ्ट पे आ रहा है? हेलो सकीना, आप मौजूद नहीं हो? अच्छा, देखते हैं। अच्छा जी, आगे हम आगे हमने कवर कर लिया ये बेटर चांस ऑफ गेटिंग फेमिलियर विद एनवायरनमेंट ऑफ अदर कंट्रीज इन ऑर्डर टू सेल वेल। ये आपको समझ आया कि आप लोकल जो नीड्स हैं, लोकल रिक्वायरमेंट्स, उनको भी आप कंसिडर करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वैसे प्रैक्टिकल नहीं है लेकिन देना चाह रहा हूँ आपको, कि आपको ना, मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ मैकडोनल्ड्स, अब वो ऑफ कोर्स यूएसए बेस्ड है। अब मैकडोनल्ड से बर्गर बन के पाकिस्तान तो नहीं आ सकता, लेकिन आपको बता रहा हूँ वैसे कि मैकडोनल्ड जो पाकिस्तान में है, आप यकीनन गई होगी वहां के बर्गर वगैरह आपने जरूर ट्राई किया होगा, है ना। यस सर। वहां पे बर्गर मिलता है स्पाइसी बर्गर। अब स्पाइसी बर्गर मैकडोनल्ड्स की ओरिजिनल जो उनकी ऑफर्स हैं उनमें नहीं है ये। तो इसके मतलब वो पाकिस्तान के लिए बना है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में, आप यूएस को ले लो या यूके को ले लो या अदर यूरोपियन कंट्रीज को ले लो, वहां पर स्पाइसेस पसंद नहीं किए जाते ऐसे, उनसे खाया ही नहीं जाता। हमारे यहाँ स्पाइसेस ना हो तो हमने खाना ही नहीं, जो मर्जी कर ले। तो वहां पर इसका मतलब है लोकल नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए वो इस तरह से आपने एडजस्ट किया। तो अब बर्गर तो ऑफकोर्स नहीं आता, इसी तरह बाकी चीजें भी हैं। तो वो आप जब यहाँ आते हैं तो आपको लगता है आप ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि व्हेन यू आर ऑपरेटिंग हियर, तो आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में ज्यादा पता होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। उससे आप ज्यादा बेहतर तरीके से सेल्स अपनी बढ़ा सकते हैं। लो ट्रेड बैरियर्स ये भी कि अब आप अगर इमेजिन करोगे पेप्सी कोक अगर बनती होती यूएस में और यूएस से फिर पाकिस्तान आती ना, तो आपको शायद ना वो पेप्सी 1000 रुपए की पड़ती, या 500 रुपए की पड़ती एक बॉटल। अब क्यों नहीं पड़ रही? क्योंकि पेप्सी कोक पाकिस्तान में बनती है, और अगर वो वहां से ट्रेवल करके आती तो वही उस पर ड्यूटी और वो टैक्स और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट,
वगैरह पड़ती तो वो बहुत महंगी हो जाती। तो वो जो इसलिए मैंने लिखा है ट्रेड बैरियर्स या तो कम होते हैं या नहीं होते। यानी कि अगर आपने इसी उसी मुल्क में आ गए हो जहां पर आप बेचना चाह रहे हो, तो आप पे किसी किस्म के बैरियर नहीं लग रहे। बैरियर मतलब जो कि इंपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं। उसमें बैन भी हो सकता है। जैसे मैंने बताया एमजी इस वक्त बैन हो गई है, वो इंपोर्टेड एमजी नहीं आ सकती पाकिस्तान। इसी तरह और जो इंपोर्टेड गाड़ियां हैं वो भी नहीं आ सकती। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है ना। ये आप अब वो दोबारा से खोल रहे हैं। इंपोर्टेड गाड़ी हुआ बैन, लेकिन साथ में बड़े हैवी टैक्सेस लगा रहे हैं। अब इंपोर्टेड गाड़ियां लोगों की रेंज से दूर होने वाली है। लेनी है तो यहाँ से गाड़ी लो जो संभल हो रही है। तो आप जब यहाँ पर उसी मुल्क में जाके प्रोडक्शन करेंगे, तो आप पे ये जो टैक्सेस वगैरह या जो ड्यूटीज वगैरह लगनी है वो नहीं लगेगी, क्योंकि आप तो उसी मुल्क में बना रहे हैं। समझ आ रही? यस सर। अच्छा, इसी तरह आगे चलते हैं तो प्रॉब्लम्स ऑफ एंटरिंग न्यू मार्केट्स अब्रॉड। ये तो हमने देख लिया कि आप न्यू मार्केट में क्यों एंटर होते हैं, लेकिन न्यू एंटर होने की प्रॉब्लम भी इसमें साथ साथ हमारे पास आ जाती है। और पहली, और मैंने साथ में ये भी लिखा है कि उन प्रॉब्लम्स को आप नीचे के दूर कैसे करते हैं वो बाद में देखते हैं। पहला है कि लैक ऑफ नॉलेज अबाउट कॉम्पिटिटर्स एंड कंज्यूमर्स। आप नई मार्केट में चले तो गए, लेकिन आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है कि व्हाट इज द एरिया वेयर योर प्रोडक्ट विल सेल वेल, या हम अपनी प्रोडक्ट को किसको बेचें, होलसेलर को, वही बात चैनल, या डायरेक्ट रिटेलर को दें। किन एरियाज में हमारा जो प्रोडक्ट है ज्यादा बिकेगा, कंज्यूमर्स की डिमांड क्या है, उसका इनकम लेवल क्या है, वगैरह वगैरह। ये आपको उतना आइडिया नहीं होता क्योंकि आप अभी उस मार्केट में एंटर हुए हैं। और आप वही चीज नहीं बेच सकते जो आप अपने मुल्क में बेच रहे हैं, क्योंकि वहां पे दूसरा पॉइंट आ गया, कल्चरल डिफरेंस। लोगों की वैल्यूज, बिलीव्स, वैल्यू सिस्टम डिफरेंट होता है। और रिलीजन ऑफ कोर्स वो भी बहुत अफेक्ट करता है लोगों की कल्चर पे। तो अब आप इमेजिन करो कि कल्चरल डिफरेंस है, तो मैंने आपको शायद बताया भी था कि आप ओपनली लेट से बेचना चाह रहे हो काउ मीट, जिसे बीफ बोलते हैं। तो अब ओपनली मुल्कों में बिकता है, लेकिन आप यहाँ पर बीफ, इंडिया में बीफ की एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते ओपनली मैस मीडिया पे। और मैंने बताया था रीजन की क्या वजह है, क्या वजह है? सर बिकॉज cow is sacred for Hindus. जी, उनके लिए सेक्रेड एनिमल है। वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप बोटियां कर करके दिखा रहे हैं जी, खा लो। बिकता जरूर है, लोग खाते भी हैं, लेकिन आप रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते उनके। इसी तरह अगर आप किसी एड में फैमिली टच दिखा रहे हो, वो भी मैंने आपको बताया था, मदर इज सर्विंग द होल फैमिली ऑन अ डाइनिंग टेबल, वो भी नहीं सही, क्योंकि बाहर के मुल्कों में तो ऐसा कुछ नहीं सीन होता। वहां पे हर बंदा इंडिपेंडेंट होता है, अपना अपना काम करता है। बच्चे बड़े हो जाए तो माँ बाप निकाल देते हैं, और माँ बाप बूढ़े हो जाए तो बच्चे निकाल देते हैं। ये इस तरह काम चलता है। तो वहां पर कल्चर और तरह का मौजूद है। तो ये आपको ये भी देखना पड़ेगा, आप वही ऐड नहीं चला सकते। यहाँ मॉम हर एक को सर्व कर रही है, हम खुश होंगे, माँ नहीं। तो ये भी देखना पड़ता है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था शायद, जिस तरह रेड कलर है, हमारे यहाँ रेड कलर किस चीज की निशानी है, बता दो। रेड कलर निशानी है खतरे की, नहीं? Yes sir. लाल, वो सिग्नल पे रेड लाइट मतलब रुक जाओ। एम्बुलेंस के ऊपर लाल बत्ती, ऑपरेशन थिएटर के बाहर लाल बत्ती। तो ये लाल बत्ती क्या बता रही है भाई? खतरा। कहीं डेंजर का साइन बना है, उसको भी रेड में किया होता। चाइना में रेड कलर वेलर और ब्रेवरी के लिए होता है, बहादुरी की निशानी है, उनके झंडे में भी है। तो अब इसका मतलब है आपको कलर चूज करते हुए भी ध्यान रखना है। तो ये भी अब कल्चर डिफरेंसेस में आ गया। अच्छा, फिर तो ये आपको इसका मतलब, जब आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एडवर्टाइजिंग करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, तो आपको वहाँ के लोगों के कल्चर को कंसिडर करके अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। अदरवाइज अगर सेम स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे जो आप अपने होम कंट्री में कर रहे हैं, तो इट इज गोइंग टू बी अ फेलियर। अच्छा, फिर इसी तरह आप देखो, पाकिस्तान में अल्कोहलिक ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट नहीं हो सकती, ऑल्दो यस इट इज सोल्ड इन स्पेसिफिक एरियाज। और लेकिन बाहर के मुल्कों में अल्कोहलिक ड्रिंक्स की एडवर्टीजमेंट भी होती है, और उसको ओपनली ग्रोसरी स्टोर में रखा जाता है, एंड पीपल कैन बाय इट।
जिस तरह सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, यहाँ नहीं। यहाँ पर आप जिस तरह पीसी होटल है, वहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक्स मिलती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि वहाँ पर फॉरेनर्स और जो टूरिस्ट होते हैं, दे आर लाइकली टू स्टे देयर, तो उनको ऑफर की जाती है। वो भी ये, जब वो दिखाते हैं कि उनका फॉरेन पासपोर्ट है या वो दे आर फॉरेनर, तो उनको सर्व की जाती है। मुस्लिम्स के लिए तो अलाउड नहीं है, और एडवर्टाइजमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये भी देखो ना, अगर अभी एड शराब का आ जाए टीवी पे, तो क्या कुछ हो जाएगा, ये तबाहियां नहीं बन जाएंगी। मौलवी हजरात भी, लोग भी, जो कि सही भी है, हजरात कहेंगे क्या कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं, हमारे तो मजहब में हराम है। चाहे हमारे मुल्क में और लोग भी रहते हैं, तो लेकिन नॉन मुस्लिम भी हैं, लेकिन फिर भी आप ये नहीं कर सकते। अच्छा, एक्सचेंज रेट चेंजेस, ये क्या है? जैसे हमें आजकल हुआ भी, डॉलर बढ़ रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, होता है ना ऐसे। तो अब आप अगर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं और आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, और वहां इन्वेस्टमेंट करने के बाद पता चला कि एक्सचेंज रेट गिर गया है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, किसी मुल्क में, जैसे यूएस की बात ही कर लेते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और वो इन्वेस्टमेंट की थी 10 करोड़ रुपए की, और 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जब की, तो उस वक्त $1 था, फर्ज किया $200 का, यानी कि $1 में $200 आते थे। तो आपने डॉलर्स को कन्वर्ट किया और 10 करोड़ में पाकिस्तानी रुपीज में और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर दी। अब क्या हुआ कि एक्सचेंज रेट में चेंजेस आई, और अब $1 जो है वो $100 का हो गया। मतलब क्या है भला इसका? डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, रुपी ऊपर चला गया, महंगा हो गया इस केस में। अच्छा, अब क्या होगा? अब आप जब उसको वापस कन्वर्ट करेंगे, बल्कि सॉरी, मैंने 100 कह दिया, मैंने बढ़ाना था, पहले 200 था, अब 400 का हो गया। $1 400 का। अब आप जब पैसे चाहेंगे कि यहाँ से निकालूं, तो आपको डॉलर में बहुत कम पैसे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले आप $200 अगर होते थे पाकिस्तान में, तो उसका आपको $1 मिल जाता था। अब जो है, आपको $400 अगर पाकिस्तान में डाले हुए हैं, तो वो आपके पास होंगे तो $1 मिलेगा। तो आपने अगर इन्वेस्टमेंट वापस लेनी है, तो आपका तो नुकसान हो गया, हुआ कि नहीं? यस सर। तो उसका मतलब है कि इसमें खाली ये नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट की हुई तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस आ रही है, वो भी बैठे बैठाए आपको नुकसान हो सकता है, कि आपके पैसे जो है ना, वो अब उनकी वैल्यू वो ना रहे। ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। वैसे एक्सचेंज रेट हमने लेटर पार्ट ऑफ द सिलेबस में पढ़ना है, लेकिन अगर इतनी समझ आ गई है तो ये भी काफी है। तो अगर आप दूसरे मुल्क में डील करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपने यूएसए डील की, यस सर। आपने यूएसए डील की है $1 लाख की। आपने कोई सामान मंगवाना है कंटेनर में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है, कॉस्मेटिक आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम मंगवानी है, $1 लाख की डील हो गई। अच्छा, ओके। अब उस पर $1 जो है ना, वो $100 का है। आपने कहा ठीक है, इसका मतलब है जब आप पे करेंगे, तो आप $100 दे दे के $1 लेंगे और उनको पे कर देंगे, $1 लाख। ऐसे ही होगा ना? तो अब जब आपने डील कर ली, और जब पेमेंट का वक्त आया, तो आपने तो $1 लाख ही पे करने। उस वक्त डॉलर 100 के बजाय $1 200 का हो गया, तो आपको तो डबल नहीं पड़ गया? तो अब आपने उनको रुपीज में नहीं देना, आपने $1 लाख देना है। तो अब पहले तो आप $100 देके $1 ले लेते थे और पे कर देते थे। अब आपको $200 खर्च करके $1 लेना पड़ेगा, और इस तरह $1 पूरे करके देने पड़ेंगे। तो आपको तो बैठे बैठाए नुकसान हो गया बहुत ज्यादा। क्या ख्याल? ये समझ यस आ रही सर। है कि नहीं? समझ आ रही, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ। ऐसे हो रहा है। अच्छा, चलो। अच्छा, फिर इसी तरह इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन मैंने बताया था। टैरिफ आपकी दूसरे मुल्क में इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस मुल्क के लिए तो इम्पोर्ट है ना। जैसे मैंने यहाँ बताया कि गाड़ियां फिलहाल बैन हो गई, इंपोर्टेड आइटम बैन कर दी, दोबारा खोल रहे हैं, ये शायद खोलती है। तो आपको ये भी डर लगा रहता है कि हम वहां भेज रहे हैं, अचानक गवर्नमेंट ने कहा बाहर से चीजें नहीं आएंगी, तो आपकी तो सेल रुक गई। ये एक और प्रॉब्लम आपके साथ। या टैक्स लगा दिए, टैक्स लगाने से चीजें महंगी हो गई, अब लोग ले नहीं रहे। फिर इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट, ये भी है, क्योंकि आपका सेलर जो है, वो आप उसको पर्सनली नहीं जानते, आप उससे फिजिकली नहीं मिले हुए, इंटरनेट पे आपकी डील हो रही है, कर रहे हैं जो भी है, तो पॉसिबिलिटी है कि वो भाग जाए और उसके बाद आपको ढूंढते रहें, और ढूंढते ही रह जाए।
ये भी मुमकिन है। तो ये एक प्रॉब्लम। फिर इंक्रीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सारी पता है इतनी दूर से आप अगर ये है इंपोर्ट कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट हो सकती है आपकी प्रोडक्ट का, जिससे आपकी प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी। या तो आपको कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी, या अगर आप कॉस्ट को कवर करने के लिए प्राइस ज्यादा करेंगे तो शायद लोगों की रेंज से दूर हो जाए। फिर इंश्योरेंस ये भी है, ये इंश्योरेंस करवाई जाती है जब ट्रैवल करते हैं ना, यानी कि गाड़ियों को आप भेजते हैं कंसाइनमेंट के थ्रू एक मुल्क से दूसरे मुल्क में, तो कहते हैं जितना ट्रैवल टाइम ज्यादा होता है उतना ही रिस्क भी ज्यादा होता है। ऑफकोर्स जितनी जर्नी लंबी है उतना ही चांसेस ज्यादा है कि कोई भी अनसर्टेन इवेंट हैपन हो सकता है, अगर हो सकता है। तो आग लग गई, कोई जहाज वो अपना बैरी जहाज डूब गया, गाड़ियां तो समंदर के थ्रू ही आती हैं, एक्सीडेंट हो गया। तो जितना ट्रैवल टाइम ज्यादा उतनी ही रिस्क ज्यादा और उतनी ही इंश्योरेंस की अमाउंट भी ज्यादा। और जितना ट्रैवल टाइम कम उतनी इंश्योरेंस आपको की अमाउंट कम देनी पड़ती है। यही होता है ना, जब इंश्योर करवाते हैं आप अपनी कोई सामान, कोई कंटेनर, कोई गाड़ियां, तो आपको इंश्योरेंस कंपनी को हर महीने कुछ पेमेंट देनी होती है। और पेमेंट डिपेंड करती है रिस्क कितना है। जितना रिस्क ज्यादा उतनी पेमेंट ज्यादा। तो जारी बात है, जब दूसरे कंट्री से आनी है चीजें तो ट्रैवल बहुत है और रिस्क भी ज्यादा है, तो फिर इंश्योरेंस की अमाउंट भी आपको काफी देनी पड़ जाती है, विच एड्स टू द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, बाकी हम इंशाल्लाह ताला फिर आगे